नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है और मैं जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम ने किया पैरालंपिक खिलाड़ियों से संवाद, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर उनके परिजनों से भी की बात। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की ऑक्सीजन क्राइसिस से हुई मौतों की जांच की मांग और गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। यूपी के चंदौली जनपद का रहने वाला सूरज चौहान काबुल में फंसा, परिजन कर रहे सुरक्षित घर वापसी की मांग। बिजनौर के व्यापार संघ के जिला अध्यक्ष सुशील जिंदल पर जानलेवा हमला, ठेला लगाने वाले 2 युवकों पर है मारपीट और चाकू से वार करने का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। पीएम ने आज पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों से संवाद किया है। इस दौरान पीएम ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक में जा रहे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। पीएम ने खिलाड़ियों से बात की और उनके खेल के प्रति रुचि और अनुभव पर भी चर्चा की। खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित इस वर्चुअल कार्यक्रम को खेल मंत्री ने होस्ट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरा एथलीट और खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया है और उनके परिवारजन से भी बात की है। वहीं काबुल में फंसा यूपी का सूरज चौहान, परिजनों ने उसके घर सुरक्षित वापसी की मांग की है। यूपी के चंदौली जनपद जिले का दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील के अमोकपुर गांव के रहने वाला सूरज चौहान काबुल में फंस गया है। सूरज अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। इसी साल जनवरी 2021 में वेल्डर के तौर पर कार्य करने के लिए गया था। सूरज चौहान के परिजन सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सूरज को सुरक्षित घर लाया जाए। सूरज अलावा उत्तर प्रदेश के 17 लोग काबुल में फंसे हुए हैं। दरअसल तालिबान ने राजधानी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, जिससे भयंकर डर और खतरे का माहौल है। उनसे तो बात रोज होती है, जो कि अभी कुछ टाइम के बाद भेजते। क्या बता रहे थे? कुछ नहीं, जो है कि ठीक ठाक है, घबरान है, जो है कि आखिरी बार कब बात हुई है? अभी तो सुबह भई थी। क्या बता रहे थे, कब तक वापस आ जाए, कुछ बता रहे थे? वहाँ नहीं, पर वापस की नहीं है जो बताने के। मालिक जो भाग गया है, फिर उसके बाद कहता है कि देखिए अब पासपोर्ट भी दूसर कोई कंपनी के पास है। बेटा मेरा विदेश में है। कहाँ विदेश में? यह खालिस्तान में कौन है देश, उसी में है जहाँ के अभी हमला हुआ है, उसी जगह है मेरा बेटा फंसा हुआ। पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन इधर माहौल सोचना पड़ता है कि बहुत परेशानी हो गया है। कब बात हुआ था आपसे? अब वही मेरे से परसों बात हुआ था, 3 दिन पहले। क्या बोल रहा था? वह बोला था कि सरकार बदल गया है और तालिबान का सरकार हो गया और यहाँ का मुख्यमंत्री जो भाग गया एकदम। इस वक्त सुरक्षित है आपके बेटे? ये वक्त सही है, लेकिन परेशानी है थोड़ा सा। कोई निश्चित नहीं तालिबान क्या करेगा। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? भारत सरकार हम सरकार से यही करेंगे, मोदी साहब से, कि वह मेरे बेटे को जितना जल्दी मंगवाते हैं। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कोरोना समय में दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर के उसकी जांच की मांग उठाई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से हुई मौतों की जांच के लिए अमित शाह को लेटर लिखा है। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी से कई कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसे लेकर मनीष सिसोदिया ने अमित शाह को पत्र लिखा है। ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और दिल्ली सरकार इसकी जांच कराना चाह रही है, हम कई बार कह चुके हैं। तो दिल्ली सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को गठित करने के लिए मंजूरी देने की फाइल हमने एलजी साहब के पास आज फिर भेज दी है। जैसा मैंने कहा था कि केंद्र सरकार भी ये जानना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की भी इस पे
नज़र थी, उन्होंने भी संज्ञान में लिया था। तो आज मैंने फाइल दोबारा से, दिल्ली सरकार ने ये फाइल दोबारा से एलजी साहब के पास भेज दी है कि ऑक्सीजन से हुई डेथ की जांच बहुत ज़रूरी है। जांच के बिना ये कहना मुश्किल है कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी डेथ हुई। आज हमने फाइल भेजी है, उम्मीद है जल्दी मंजूरी मिल जाएगी हमको, और उसके बाद ऑक्सीजन की डेथ कमेटी अपना काम करना शुरू करेगी और देखेगी कि किस हॉस्पिटल में, जहाँ से भी खबरें आ रही थी ऑक्सीजन की कमी की या ऑक्सीजन की कमी से हुई डेथ की, वहाँ ऑक्सीजन की कमी से वाकई डेथ हुई, इसकी जांच एक हाई लेवल कमेटी करेगी। और उम्मीद है जल्दी एलजी साहब के पास से ये मिलके फाइल अप्रूवल होके आ जाएगी। मैंने एलजी साहब को लिखा है कि 21वीं सदी में किसी भी देश पर, किसी भी व्यवस्था पर ये सवाल उठना कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हॉस्पिटल्स में डेथ हो गई महामारी के दौरान, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा संकट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमको इससे भागना नहीं चाहिए। अगर वाकई ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई हैं और कितनी हुई हैं उसको देखते हुए अगर ज़रूरत पड़े तो हमें अपने सिस्टम्स ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें अपने सारे चैनल्स ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें बड़े सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम अगर डेथ के आंकड़े को छिपाने की कोशिश करेंगे या उसको अंडर कवर रखने की कोशिश करेंगे कि पता ही नहीं चलेगा, तो ये अच्छी गवर्नेंस नहीं है। और ख़ास तौर से आज के दौर में जब सब कुछ गवर्नेंस में इफेक्टिवनेस और ट्रांसपेरेंसी पर निर्भर है, तो इसलिए मैंने एलजी साहब को रिक्वेस्ट किया है। मैंने एक चिट्ठी इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी लिखी है। मैंने उनको पूरे घटनाक्रम और तथ्यों से अवगत कराते हुए लिखा है कि किस तरह से दिल्ली में ऑक्सीजन की त्राही त्राही मची थी, वो उनके भी ज्ञान में है, उनके भी संज्ञान में होगा निश्चित रूप से, और किस तरह से हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स सब SOS दे रहे थे, सबके सब अलर्ट मैसेजेस भेज रहे थे। दिल्ली सरकार ने किस तरह से फिर कमेटी बनाई, 5 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया। इन सारी तथ्यों की जानकारी मैंने, और किस तरह से अब केंद्र सरकार भी जानना चाह रही है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी डेथ हुई दिल्ली में या बाकी राज्यों में। मैंने उन्हें लिखा है अमित शाह जी को कि ये कहना कि कितनी डेथ हुई बिना जांच के संभव नहीं है। इसलिए मैंने उनको ये भी अवगत कराया कि एलजी साहब ने किस तरह से जांच, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होने वाली जांच रोक दी थी। तो उनसे रिक्वेस्ट किया है मैंने कि आप उपराज्यपाल महोदय को भी ये निर्देश दे दें कि वो अब इस फाइल को रोकें ना, अब इस कमेटी के गठन को रोकें ना। केंद्र सरकार भी जानना चाह रही है, अदालतें भी जानना चाह रही हैं, जनता भी जानना चाह रही है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ कितनी हुई थी। तो अब इस फाइल को वो रोकें ना, इस प्रस्ताव को नामंजूर ना करें, बल्कि मंजूर करके वापस भेज दें, ताकि हम इसकी जांच करा सकें और केंद्र सरकार को बता सकें और आगे की गवर्नेंस में सुधार के लिए इसको इस्तेमाल भी कर सकें। और अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में चेन्नई के कारोबारी को बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजियाबाद में चेन्नई के कारोबारी से बदमाशों ने 40 लाख रुपए की लूट का अंजाम दिया है। गाजियाबाद जिले के थाना कबीरनगर क्षेत्र की यह वारदात है, जहां चेन्नई के कारोबारी से बदमाशों ने 40 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। गाजियाबाद में एक चेन्नई के चावल कारोबारी से, आनंद नाम के इस कारोबारी से 40 लाख की दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां चेन्नई के एक चावल कारोबारी के साथ बदमाशों ने करीब 40 लाख रुपए की लूट को दिन दहाड़े अंजाम दिया है। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां चावल कारोबारी के साथ 40 लाख की लूट की गई। वहीं अगली बड़ी खबर बिजनौर से है। बिजनौर में व्यापार संघ के जिला अध्यक्ष सुशील जिंदल पर हमला हुआ है जानलेवा। ठेला लगाने वाले 2 युवकों ने चाकू से सुशील पर हमला किया है जानलेवा। यूपी के बिजनौर थाना कोतवाली शहर में अनाज किराना व्यापार संघ के जिलाध्यक्ष सुशील जिंदल पर ठेला लगाने वाले युवकों ने मारपीट की और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में सुशील जिंदल घायल हो गए, उनके सर पर गंभीर चोटें भी आई है। घटना के बाद मौके पर इकट्ठा हुए कारोबारियों ने बाजार बंद करवा दिया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आरोपी 2 युवकों को अपने हिरासत में ले लिया। वहीं बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक बिजनौर में एक कारोबारी को बुरी तरह से कुछ लोगों ने मार कर अधमरा कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ठेला कारोबारी ने उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर 120 भारतीयों को लेकर
जामनगर पहुंचा विमान। एयरफोर्स का विमान काबुल से जामनगर पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर 120 भारतीयों को लेकर के विमान जामनगर पहुंच गया है। एयरफोर्स विमान 120 भारतीयों को लेकर के काबुल से जामनगर पहुंच गया है। अफगानिस्तान के हालात पर एमएचए का फैसला है। भारत में एंट्री पर इलेक्ट्रॉनिक वीजा मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत में एंट्री पर इलेक्ट्रॉनिक वीजा की भी सरकार ने परमिशन दे दी है। यह खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से। और आइए रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। स्वतंत्रता संग्राम आनंद भाई का निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के बिजनौर जनपद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आनंद प्रकाश का निधन हो गया, जिनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गुप्ता उर्फ आनंद भाई का बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया। देश को आज़ाद कराने में आनंद भाई का अहम रोल माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने उनके गृह निवासी नई बस्ती पहुंचकर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया। आनंद भाई ने काफी समय से बीमारी से चल रहे थे, जिसके बाद उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बिजनौर से हमारे सहयोगी महेंद्र जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर आपके पास? मैं आपको बता दूं, आनंद भाई जो है उनका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनका आज़ादी के समय जो लड़ाइयाँ हुई थी, इसमें अहम रोल रहा। बिजनौर में उनका नाम, और आज इनका जो लंबी बीमारी के बाद अस्पताल में निधन हुआ है, जिसका जानकारी मिलते ही जिला के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाकायदा उनको सलामी के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए महेंद्र, जो कि आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आनंद जी का आज जो निधन हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। 23 अगस्त को जेपी नड्डा का वर्चुअल कार्यक्रम बूथ प्रमुखों और ब्लॉक प्रमुखों को करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर, 23 अगस्त से जेपी नड्डा वर्चुअल कार्यक्रम करेंगे और बूथ प्रमुखों और ब्लॉक प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यूपी चुनाव को देखते हुए संवाद कार्यक्रम स्थापित किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता को ये संबोधन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अब एक्टिव मोड में है, जिसे लेकर 23 अगस्त को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब वहीं भारत ने दूसरा टेस्ट मैच जीता और इतिहास रच दिया। लॉर्ड्स में इंग्लैंड में 151 रन हराया। भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में हराकर इतिहास रच दिया है। लॉर्ड्स मैदान पर भारत की यह तीसरी जीत है। भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी खत्म करते हुए इंग्लैंड को 272 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में इंग्लिश टीम महज 120 रनों पर ऑल आउट हो पाई। भारत इंग्लैंड के बीच हो रही 5 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बनाते हुए ये जीत दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भारत ने इंग्लैंड की टीम को शिकस्त दी है और 1-0 से बढ़त बनाते हुए जीत भी हासिल की है। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभम रावत जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर के? तो इस समय भारत ने मैच जीत लिया है, टेस्ट मैच में जीत लिया है, जिसके बाद से 1-0 से बढ़त बनाते हुए भारत ने बड़ी जीत दर्ज की है और इंग्लैंड को बड़ी शिकस्त दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और ये रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देहरादून का दौरा किया। आपने कर्नल कोठियाल को सीएम का चेहरा नियुक्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज देहरादून का दौरा किया है और आम आदमी पार्टी ने आगामी 2022 चुनाव के मद्देनजर कर्नल कोठियाल को उत्तराखंड का सीएम का चेहरा नियुक्त किया है। आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर यह ऐलान किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने देहरादून पहुंचकर वहां के नेता कोठियाल को आगामी 2022 विधानसभा चुनाव का आम आदमी पार्टी से मुख्य पद का उम्मीदवार बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून में आज बड़ी खबर है जो कि सीएम योगी ने। और बुलेटिन में फिलहाल इतने। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 80 के साथ।